डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज कुछ खास खबरों पे हम नज़र डालें। एयर इंडिया ने 500 नए हवाई जहाज खरीदने की डील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह डील $100 बिलियन की हो सकती है। माना जा रहा है कि यह नागरिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी डील है। डील के तहत एयर इंडिया फ्रांस की कंपनी एयरबस और अमेरिका की कंपनी बोइंग से विमान खरीदेगी। इस डील को लेकर कंपनी अगले हफ्ते तक आधिकारिक ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान खरीदेगी, जिनमें से 200 सिंगल एसले A320 नियोस और 40 वाइड बॉडी A350 विमान होंगे। वहीं बोइंग से खरीदे जाने वाले 220 विमानों में से 190 737 मैक्स नैरो बॉडी जेट्स होंगे और 20 787 वाइड बॉडी जेट्स और 10 777 XS विमान होंगे। हालांकि इन ऑर्डर में बदलाव भी हो सकता है। अभी तक एयरबस या एयर इंडिया की तरफ से इस डील की पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीती 27 जनवरी को एयर इंडिया ने अपने स्टाफ को पत्र लिखकर नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने की ऐतिहासिक डील के बारे में जानकारी दी थी। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप के पास वापस आने के बाद एयर इंडिया को आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में अपने दबदबे को फिर से बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही इस डील के जरिए एयर इंडिया की खुद को फ्यूल एफिशिएंट बनाने की भी कोशिश है, ताकि फ्यूल के खर्च को कम किया जा सके। बता दें कि अभी एयर इंडिया के बेड़े में अधिकतर विमान पुराने हैं। एयर इंडिया अपने विमानों को नए बेड़े से एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस को चुनौती देने की भी तैयारी कर रही है। कोरोना महामारी के बाद अब एयरलाइंस कंपनियां खुद को अपग्रेड करने में जुटी हैं। कोरोना पाबंदियों के हटने के बाद अब हवाई यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एयर इंडिया को खरीदे टाटा ग्रुप को 1 साल का समय हो चुका है। ऐसे में टाटा ग्रुप की देखरेख में कंपनी बड़े बदलाव से गुजर रही है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि वस्तु एक विशाल चीनी गुब्बारे से बहुत छोटी थी, जो पिछले हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका को पार कर गया था और अटलांटिक तट से अमेरिकी लड़ाकू जेट द्वारा गोली मार दी गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि शुक्रवार को अलास्का के ऊपर एक अमेरिकी फाइटर जेट ने एक अज्ञात वस्तु को मार गिराया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि लक्ष्य का उद्देश्य या मूल क्या था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति ने सेना को वस्तु को नीचे गिराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना लगभग 19:30 GMT पर हुई। किर्बी ने कहा कि वस्तु एक विशाल चीनी गुब्बारे से बहुत छोटी थी, जो पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका को पार कर गया था और शनिवार को अटलांटिक तट से अमेरिकी लड़ाकू जेट द्वारा मारा गया था। यह मोटे तौर पर एक छोटी कार के आकार का था। उन्होंने कहा और लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। किर्बी ने कहा कि यह कनाडाई सीमा के पास उत्तरी अलास्का में गिर गया और जमे हुए पानी में गिर गया, जिससे रिकवरी संभव हो गई है। उन्होंने कहा कि हम मलबे को ठीक करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह न केवल हमारे क्षेत्रीय अंतरिक्ष के भीतर गिर गया, बल्कि हम जो मानते हैं वह जमे हुए पानी में गिरा है। इसलिए एक पुनः प्राप्ति प्रयास किया जाएगा। ब्रिटेन ने शूट डाउन का आदेश दिया था, क्योंकि वस्तु ने उड्डयन के लिए एक उचित खतरा पेश किया। लेकिन किर्बी ने रेखांकित किया कि वस्तु के बारे में अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम नहीं जानते इसका मालिक कौन है, चाहे राज्य के स्वामित्व में हो या कॉर्पोरेट के स्वामित्व में। उन्हें कहा हम पूरा उद्देश्य नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बहुप्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन किया। 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला खंड 246 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच का यह खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा को आसान करेगा। इसके बनने के बाद से दिल्ली से जयपुर का 5 घंटे का सफर हालांकि अमेरिकी सेना ने गिराए जाने से पहले वस्तु का निरीक्षण करने के लिए एक विमान भेजा। मुंबई तक का पायलट का आकलन था कि यह 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के बीच पड़ने वाले शहरों की दूरी भी अब आसान हो जाएगी। आइए इस एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं, साथ ही जानते हैं कि इसको बनाने में कितनी लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, आम लोग को कब तक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इस खंड के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलने का भी दावा किया है। पूरी परियोजना की बात करें तो 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 98,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच संपर्क को बढ़ाएगा। एक्सप्रेसवे 93 PM गति शक्ति टर्मिनल, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ जेवर हवाई अड्डे, नवी मुंबई हवाई अड्डे और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जैसे नए आने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी जोड़ेगा।
इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 6 राज्यों से गुजरने वाला एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा। नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई के बीच आवागमन के समय को लगभग 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे करने और दूरी में 130 किलोमीटर की कमी होने की उम्मीद है। इससे 32 करोड़ लीटर से अधिक के वार्षिक ईंधन की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राजमार्ग के किनारे 40 लाख से अधिक वृक्ष और झाड़ियाँ लगाने की भी योजना है। यह एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा है जिसमें वन्य जीवों के बिना रोक टोक आवाजाही की सुविधा के लिए पशु पुल अंडरपास की सुविधा है। इसमें 3 वन्य जीव और 5 हवाई पुल होंगे जिनकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर की होगी। एक्सप्रेसवे में 2 बड़ी 8 लेन सुरंगें भी शामिल होंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विभिन्न वनों, शुष्क भूमि, पहाड़ों, नदियों जैसे कई विविध क्षेत्रों से गुजरता है। अधिक वर्षा वाले वडोदरा मुंबई खंड के लिए कठोर फुटपाथ डिजाइन का अपनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 94 सुविधाओं यानी वे साइड एमिनिटीज़ WS से बनाई गई हैं। रास्ते के किनारे की सुविधाओं में पेट्रोल पंप, मोटल, विश्राम क्षेत्र, रेस्तरां और दुकानें होंगी। इन वे साइड सुविधाओं में चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में संपर्क बढ़ाने और लोगों को निकालने के लिए हेलीपैड भी इस एक्सप्रेसवे पर होंगे। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे केवल सफ़र ही सुगम नहीं करेगा बल्कि आपात स्थिति में इस पर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकेंगे। इस सड़क को रोड रनवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोहना के अलीपुर से मुंबई के बीच इस पर करीब 55 स्थानों पर ऐसे हिस्से विकसित किए जा रहे हैं जहां फाइटर प्लेन को आसानी से उतारा जा सके। अलीपुर से दौसा तक करीब 296 किलोमीटर के हिस्से में ही करीब 10 ऐसे हिस्से हैं जहाँ फाइटर प्लेन आसानी से उतारे जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 12 लाख टन से अधिक स्टील की खपत होगी, जो 50 हावड़ा पुलों के निर्माण के बराबर है। लगभग 35 करोड़ घन मीटर मिट्टी को स्थानांतरित किया जाएगा, जो निर्माण के दौरान 4 करोड़ ट्रकों के लादने के बराबर है। इस परियोजना के लिए 80 लाख टन सीमेंट की खपत होगी, जो भारत की वार्षिक सीमेंट उत्पादन क्षमता का लगभग 2% है। आम लोग कब से इस्तेमाल कर सकेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल वसूली की तैयारी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए रविवार को उद्घाटन के बाद भी वाहन चालकों को सफ़र के लिए 15 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। आइए हम पाकिस्तान की भी कुछ खबर लें। शनिवार को उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली सब डिवीज़न में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले में सुरक्षा बल के 6 जवानों ने शहादत को गले लगा लिया और नागरिकों सहित 14 अन्य घायल हो गए। प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों का एक काफिला और मेरी पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारी उत्तरी वजीरिस्तान से बन्नू जा रहे थे, तभी सब डिवीज़न के खजूरी इलाके में एक रिक्शा ने सेना के वाहन को टक्कर मार दी। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि रिक्शा सड़क के किनारे खड़े वाहनों के बीच में खड़ा था, तभी अचानक सामने आया सुरक्षा बलों के वाहन से टकरा गया। हमले में और गैस और तेल अन्वेषण कंपनी के 15 कर्मचारी सहित 22 सैनिक घायल हो गए। शुरुआत में सेना की मीडिया विंग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि रविवार को इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने कहा है कि हमले में एक जवान शहीद हो गया, 14 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और घायलों को बन्नू के संयुक्त सैन्य अस्पताल ले जाया गया। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पाकिस्तान से एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ इस निंदा के आरोप पर पंजाब के ननकाना साहिब जिले में शनिवार को भीड़ ने 35 साल के एक शख्स को जमकर पीटा, इसके बाद उसे जिंदा जला दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक पर कुरान का अपमान करने का आरोप है। इस घटना के बाद ननकाना साहिब के DCP और SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। यह पूरा मामला वारबर्टन पुलिस स्टेशन का है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वह जादू टोना में शामिल था। उसने धार्मिक ग्रंथ के पन्नों पर पूर्व पत्नी की तस्वीर और चाकू चिपका दिया था। लोगों ने उसे पुलिस को सौंपा था, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंची, गुस्सा भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धार्मिक नारे लगाते हुए थाने पर हमला बोल दिया। उसे पुलिस की हिरासत से खींचकर बाहर लाया गया, उसकी पिटाई की गई, इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान थाने में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक उस्मान अनवर ने मॉब लिंचिंग को लेकर 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक नवाज वारक और वारबर्टन SHO फिरोज भट्टी को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस घटना को रोकने में विफल रही है। IG ने DIG सैयद मोहम्मद अमीन बुखारी और विशेष शाखा के DIG राजा फैसल को भी मौके पर पहुंचकर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान में इस निंदा भी एक अपराध है जिसके लिए मौत की सज़ा हो सकती है। एक सामूहिक परीक्षण में श्रीलंकाई कपड़ा कारखाने के प्रबंधक की हत्या के लिए 6 लोगों की मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें कुल 89 संदिग्ध शामिल थे। इस मामले के बाद राष्ट्रीय वैश्विक आक्रोश फैल गया था। हालांकि अन्य मामलों में शायद ही कभी समान कार्रवाई देखने को मिली हो। पुलिस के बयान में कहा गया भीड़ को रोकने में असमर्थता के कारण कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने हाल ही में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ लड़ने के लिए यूएस आधारित लॉ फर्म वॉस्टेल को काम पर रखा है। ब्रिटिश दैनिक समाचार रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने इस समूह के सामने आने वाले संकट से निपटने के तरीके पर सलाह देने के लिए वॉस्टेल, लिप्टन, रोजन और कार्ड्स के वरिष्ठ वकीलों को टैप किया है। न्यूयॉर्क स्थित कानूनी फर्म नियमित रूप से बड़े और जटिल लेन देन को संभालने के लिए कॉर्पोरेट कानून में माहिर है। पिछले सप्ताह के दौरान अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में इस रिपोर्ट के बाद काफ़ी गिरावट आई है, जिससे समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग पर एक अनैतिक कम विक्रेता के रूप में हमला किया और कहा कि न्यूयॉर्क स्थित इकाई की रिपोर्ट झूठ के अलावा कुछ नहीं थी। समूह के शेयरों में नियंत्रक बिकवाली ने इसकी प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 20,000 करोड़ रुपए के पूर्ण रूप से सब्सक्राइब किए गए फॉलो ऑन सार्वजनिक प्रस्ताव को रद्द करने के लिए प्रेरित किया है। अडानी समूह ने 29 जनवरी को 413 पन्नों की एक लंबी रिपोर्ट में कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट किसी विशिष्ट कंपनी पर हमला नहीं है, बल्कि भारत, इसकी विकास गाथा, महत्वाकांक्षाओं पर सुनियोजित हमला है। भारत की प्रेसिडेंट मुर्मू ने कई राज्यों के गवर्नरों को बदला है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परमनाई अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर BD मिश्रा राज्यपाल थे। सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया। वे गंगा प्रसाद चौरसिया की जगह लेंगे। चौरसिया का कार्यकाल 7 फरवरी को पूरा हो चुका है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता CP राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश बैस की जगह लेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बनाकर भेजा गया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी नया राज्यपाल मिला है। शिव प्रताप शुक्ल को यहाँ नियुक्ति दी गई है। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। उन्हें भाजपा से जुड़े छात्र सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की थी। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। यहाँ पर अभी तक जगदीश मुखी की राज्यपाल के रूप में तैनाती थी। कटारिया की गिनती राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेताओं में होती है। आंध्र प्रदेश में पूर्व जस्टिस S. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में वे विश्वभूषण हरिचंदन की जगह लेंगे। पद से हटने के 39 दिन बाद ही उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी बदला गया है। उनकी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को तैनाती दी गई है। 84 साल के विश्वभूषण हरिचंदन ओडिशा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में वर्तमान में तैनात अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनी है। वे मणिपुर में तैनात ला गणेशन की जगह लेंगी। अनुसुईया उइके राजनीति में आने से पहले डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। राज्य में चुनाव के बीच राज्यपाल की तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले गणेशन RSS के जरिए राजनीति में आए हैं। वो RSS के प्रचारक थे। यूपी से 3 नेताओं की लिस्ट में जगह मिली है। फागू चौहान भी उनमें से एक है। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। वे अभी तक बिहार के राज्यपाल थे। फागू चौहान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बिहार, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आर्लेकर बिहार में फागू चौहान की जगह लेंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। रमेश बैस वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्व ब्रिगेडियर BD मिश्रा के रूप में नया उपराज्यपाल मिला है। वे अभी तक अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल थे। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर की जगह लेंगे। ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए BD मिश्रा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। इसके साथ ही 1993 में अमृतसर से हाईजैक हो चुके विमान के 124 यात्रियों को भी बचाया था। गोल्ड रेट आज इस प्रकार से 22 कैरेट का गोल्ड जो है 10 ग्राम का 52,600 रुपये है और 24 कैरेट का गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का 57,380 रुपये है।